हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लिटरेरी मूवमेंट्स की सीरीज में हम आपके सामने जो सेशंस लेकर के आए हैं उसमें हमने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, इन सभी की बात कर ली है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है या किस डेट से शुरू उसको आप मान सकते हैं, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक ईयर आप ध्यान रखिए, 1945। ठीक है, 1945 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। ठीक, इसका कोई संबंध नहीं है लिटरेचर से, लेकिन एक तरह से इसको ध्यान रखने के लिए कि 1945 में जब ये यूनाइटेड नेशन बना है तो जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने जो है अपने आप को कॉलोनाइज्ड कंट्रीज से पीछे हटाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद का जो लिटरेचर है हमारा वो एक तरह से काउंटर अटैक था। किस पर? कॉलोनियल लिटरेचर पर। यानी जिस तरह से कॉलोनियल लिटरेचर पर हमने देखा लिटरेचर में कि जो कॉलोनाइज्ड या गुलाम लोग थे या गुलाम जो देश थे उनको किस तरह से पेश किया गया, उनकी संस्कृति को कैसे पेश किया गया, तो उसको काउंटर अटैक इन्होंने किया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिख करके। और ये लिखने वाले वही लोग थे जिन देशों में कॉलोनी बनाई गई थी। ठीक है, ये आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाएगा। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सारा कुछ अपन देखेंगे इसमें। एक और इसमें की फैक्टर आप ध्यान रखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद से यानी जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड था 1939 से 1945 तक। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद से भी आप यानी जो ये ईयर है आपका 1945, इसी से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी, जैसे हमारे जो सिलेबस में है थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अशेबे का जो वर्क है बड़ा अच्छा माना जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। इसके अलावा है आपका अ फार क्राई, ये भी हमारे सिलेबस में है, डेरेक वॉलकॉट के द्वारा जो लिखा गया है। तो और भी बहुत सारे वर्क्स की अपन बात करेंगे इन क्वेश्चंस और आंसर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड हाउ डिड इट इमर्ज? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है क्या और ये कैसे इमर्ज किया, ये बताना है अपने को। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क्स, उन वर्क्स को दिखाता है या उन वर्क्स की बॉडी है रिटन इन फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड रीजन्स, जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स में लिखी गई, जैसे कि अफ्रीका है, एशिया है या कैरेबियन। डेरेक वॉलकॉट आपके कैरिबियन हैं और जो अपने शिनुआ अशेबे हैं ये कौन है? ये अफ्रीकन है। और सलमान रश्दी जो है वो एशियन है। लेटिन अमेरिका भी हो गया उसी में, स्पेशली आफ्टर द मिड 20th सेंचुरी, और विशेष रूप से मिड 20th सेंचुरी के बाद में। मिड 20th सेंचुरी क्या मतलब है? 1950s के बाद में। ठीक है भाई, चलिए। इट एग्जामाइंस द कल्चरल, ये एग्जामाइन करता है सांस्कृतिक, राजनीतिक एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को ऑफ कॉलोनियलिज्म के, गिविंग वॉइस टू सोसाइटीज, उन सोसाइटीज को आवाज दे करके वंस साइलेंस्ड, जिनको कभी खामोश कर दिया गया था अंडर इंपीरियल रूल के दौरान। जैसे आप वो थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ेंगे तो उसमें शिनुआ अशेबे ने जो इग्बो सोसाइटी है उसके पतन को, उसके विखंडन को, उसके आपस में बढ़ जाने को, खत्म हो जाने को दिखाया। ये वही बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। द हिस्टोरिकल सॉरी द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा क्रूशियल है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में मेनी नेशंस, बहुत सारी नेशंस अचीव्ड इंडिपेंडेंस, उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। राइटर्स इन दिस नेशंस, और इन देशों के जो राइटर्स थे, बिगैन क्वेश्चनिंग, उन्होंने सवाल शुरू कर दिए यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यूज को लेकर के, कि आप ये यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू क्यों लेकर के चलते हैं, कि आप सब हैं बाकी सब हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब बनाने निकले थे, इसी को जस्टिफाई किया करते हैं। रिक्लेमिंग दियर हिस्ट्रीज, और वो अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने लगे। आर्टिकुलेटिंग नेशनल आइडेंटिटीज, और अपनी नेशनल आइडेंटिटीज को भी उन्होंने आर्टिकुलेट किया। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन। अ फाउंडेशनल एग्जाम्पल इज चिनुआ अशेबे's थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो इसका फाउंडेशनल एग्जाम्पल है ना वो चिनुआ अशेबे का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट का जो आपका टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? द सेकेंड कमिंग से, W.B. येट्स का वर्क है। ये आपका LT पे पूछा गया था प्री में, ध्यान रखिएगा। विच पोर्ट्रेज इग्बो सोसाइटी, जो इग्बो सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है नाइजीरिया में।
बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के पहले और दौरान उसके क्या हाल थे वो सब दिखाए गए हैं। काउंटरिंग, काउंटर करते हुए रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स और रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स के साथ में फाउंड, जो पाया जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस में उसने अफ्रीका को बिल्कुल जो है दबा कुचला हुआ दिखाया है, अनसेवेज दिखाया, जंगली दिखाया। सिमिलरली उसी तरह से एनगुजी व थियोंगनोज वीप नॉट चाइल्ड 1964 का वर्क है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। डील्स विद केनियाज कॉलोनियल ट्रामा, ये केनिया के कॉलोनियल ट्रामा को डील करता है। एंड माऊ माऊ रेजिस्टेंस, और माऊ माऊ रेजिस्टेंस को भी डील करता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन यूजेस द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसने कॉलोनाइजर की ही जबान को, भाषा को इस्तेमाल किया। क्यों? अगर मान लीजिए वो अपनी भाषा में लिखते हैं, जैसे अफ्रीका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो सिर्फ अफ्रीका के लोग समझते हैं, और वो भी पूरा अफ्रीका नहीं है कि विशेष रीजन। तो क्योंकि इन्हें ग्लोबली अपनी बात को पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने इंग्लिश का, फ्रेंच का और स्पेनिश का यूज किया, जो कि कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज थी, और स्पेशली इंग्लिश का ज्यादा यूज किया इन्होंने। बट रीशेप्स इट विथ लोकल ईडियम्स, लेकिन उन्होंने भाषा तो इनकी इस्तेमाल करी, लेकिन जो उसमें ईडियम, जो कहावतें यूज करते थे ना, वो अपने यहाँ की। मिथ्स भी अपनी यूज करते थे, रिदम्स भी अपनी ही यूज करते थे। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सलमान रश्दीस वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 का, ब्लेंड्स इंग्लिश विथ इंडियन लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, वो इंग्लिश को इंडियन लिंग्विस्टिक पैटर्न से ब्लेंड कर देते हैं। क्रिएटिंग यूनिकली हाइब्रिड स्टाइल, और इससे वो एक यूनिक हाइब्रिड स्टाइल को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं बना करके। दस इस प्रकार से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इमर्ज्ड, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है जो है वो इमर्ज्ड एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के तौर पर, चैलेंजिंग कॉलोनियल नरेटिव्स, कॉलोनियल नरेटिव्स को चैलेंज करने के लिए, कि लोगों के दिमाग में यही था कि नहीं, इन्होंने गुलाम बनाया है, और इनको सभ्य बनाने के लिए, और इनको जो है संस्कृति सिखाने के लिए, जीवन जीने का ढंग बताने के लिए। तो लोगों के दिमाग में यही था, खास करके यूरोप के लोगों के दिमाग में। तो उसको, उस नरेटिव को काउंटर करने के लिए उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर शुरू करा। रिकवरिंग सप्रेस्ड वॉइसेस, और उन्होंने सप्रेस्ड वॉइसेस को रिकवर किया, या रिकवर करते हुए रीडिफाइनिंग कल्चर, और कल्चर को रीडिफाइन करते हुए आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हुए इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इस ग्लोबलाइज्ड संसार में, दुनिया में। तो ये था हमारा कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आया और क्यों आया, या क्या है ये, वो अपन ने बता दिया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, एंड इट सेज व्हाट आर द मेजर थीम्स इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, मेजर थीम क्या थी? तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज रिच विथ थीम्स, थीम्स से बड़ा सुसज्जित था, दैट रिफ्लेक्ट स्ट्रगल्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल, जो कॉलोनाइज्ड लोगों के स्ट्रगल को दिखाता है। देखिए पहली क्या, डीकोलोनाइजेशन एंड नेशनल आइडेंटिटी। अशेबेज वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट शोज, दिखाता है कि हाउ कॉलोनियलिज्म डिस्टरप्ट एग्बो ट्रेडिशन, कैसे उसने एग्बो ट्रेडिशंस को बर्बाद कर दिया। वाइल रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, जबकि रश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है एलेगोराइजेस इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, उन्होंने इंडिया की आज़ादी और उसके विभाजन को एलेगोराइज किया है। कल्चरल हाइब्रिडिटी, इसको देख लीजिए, यानी सांस्कृतिक हाइब्रिडिटी, मतलब मिला जुला रूप। एज थ्योराइज्ड बाय होमी के भाभा, जैसे कि होमी के भाभा ने थ्योराइज किया या थ्योरी दी है कि हाइब्रिडिटी रिफ्लेक्ट्स, हाइब्रिडिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स के ब्लेंड होने को, मिक्स हो जाने को। जीन राइस वाइड सारगासो सी, जो जीन राइस है उनका वर्क है वाइड सारगासो सी 1966 का, पोर्ट्रेज अ क्रियोल वुमेन्स फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी, वह क्रियोल वुमेन की फ्रैक्चर्ड, टूटी फूटी आइडेंटिटी को बताते हैं, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर के साथ मिल गई है, यह विथिन उसी के अंदर मौजूद है। अच्छा आगे देखते हैं, डाइस्पोर, अच्छा ये है रेजिस्टेंस एंड सबवर्जन। राइटर्स रेजिस्ट इंपीरियल आइडियोलॉजीज, जो राइटर्स हैं उन्होंने इंपीरियल आइडियोलॉजीज को रेजिस्ट किया है। एनगोजी वो थियोंगोज डीकोलोनाइजिंग द माइंड 1986 का इनका ये वर्क है, ध्यान रखेंगे। अर्जिस, वो ये अर्ज करता है
कि अफ्रीकन राइटर्स टू अबंडन कॉलोनियल लैंग्वेजेस की अफ्रीकन राइटर्स को कॉलोनियल भाषाओं को छोड़ देना चाहिए एंड एम्प्रेस नेटिव लैंग्वेज, और उनको अपनी इम्प्रेस करना चाहिए, अपनाना चाहिए नेटिव लैंग्वेजेस को। इनका भी कहना अपनी संस्कृति के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्योंकि जो आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर थे उनको ग्लोबली अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए वो इंग्लिश को चुनते थे या आपके कॉलोनाइजर्स की भाषा को चुनते थे। डायस्पोरा एंड डिस्प्लेसमेंट, डायस्पोरा मतलब होता है बिखराव, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ वहाँ प्रतिस्थापित हो जाना, जैसे मिग्रेशन है, एग्जाइल है, एंड एलियनेशन डोमिनेट पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। आपका मिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एग्जाइल मिलेगा, एंड एलियनेशन डोमिनेट पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। ये सभी चीज़ें पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट में आपको भर भर के दिखाई देंगी। वी.एस. नाइपॉल का एक वर्क है अ हाउस ऑफ फॉर मिस्टर बिस्वास, मिस्टर बिस्वास के लिए एक घर। वो डिपिक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ एन इंडियन फैमिली, एक इंडियन फैमिली के संघर्ष को दिखाता है इन ट्रिनिडाद, नेगोशिएटिंग आइडेंटिटी इन अ कॉलोनियल सेटिंग। एक कॉलोनियल सेटिंग में नेगोशिएटिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को नेगोशिएट करते हुए, मतलब अपनी एक नई पहचान, वहाँ अपनी एक पहचान बनाने के लिए। एक तो वो जो आपके कैरिबियन लोग हैं, वो आपके एक तो हाइब्रिड आइडेंटिटी उनकी खुद है कि अंग्रेज़ों का कुछ असर उन्होंने लिया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर कुछ अपनाया हुआ है, कुछ उनका कल्चर है। अब वहाँ जब इंडियन कल्चर पहुँचता है तो फिर वो और मुसीबत में आ जाते हैं कि अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। यहाँ पर आगे देखते हैं जेंडर एंड ऑपरेशन, जेंडर और ऑपरेशन देख लीजिए। जेंडर और उसका, और ऑपरेशन मतलब दबाया जाना। ऑपरेशन वो ऑपरेशन वाला नहीं है, चीर फाड़ कर देने वाला ना, ये ऑपरेशन ऑपरेस मतलब किसी को दबाना, अपने दबाव में रखना। मेनी पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट, बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं वुमेन्स मार्जिनलाइजेशन, एक स्त्री की मार्जिनलाइजेशन को, कि कैसे स्त्रियों को किनारे लग कर दिया गया सोसाइटी से। अरुंधति रॉय का एक वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक्सप्लोर्स, इसमें क्या क्या एक्सप्लोर होता है, कास्ट, जेंडर एंड कॉलोनियल हैंगओवर्स इन केरला। केरला में सब जो हैंगओवर चल रहा है अभी तक किसका, कॉलोनियल उसका कल्चर का, वो सब दिखाया है, जिसका असर कास्ट में, जेंडर में साफ दिखाई पड़ता है। बाई वीविंग दीज थीम्स टुगेदर, इन थीम्स को टुगेदर वीव करके, लिख करके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंट्रोगेट्स, पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर वो पूछताछ करता है, जानना चाहता है पावर के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, एंड हिस्ट्री और इतिहास के बारे में। शोइंग द कॉन्टिन्यूइंग लेगेसीज ऑफ एम्पायर, शोइंग दिखाते हुए द कॉन्टिन्यूइंग लेगेसीज ऑफ एम्पायर, साम्राज्य की विरासत को। कॉन्टिन्यूइंग जो चलती चली आ रही है, बहुत सही बात है कि ये पूछते हैं बार बार कि जो आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान और जो हमारा इतिहास है, क्या ये एम्पायर या साम्राज्य की विरासत के साथ ही चलेगा, या उसकी कॉन्टिन्यूटी को ही दिखाएगा, या हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और इतिहास भी बना पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त लिखते थे ये लोग। इनको आप पढ़िए एक बार, जब नौकरी आपकी लग जाए ना, तो पोस्ट कॉलोनियल भी पढ़िए, पोस्ट कॉलोनियल भी पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर चैलेंज यूरोसेंट्रिक नरेटिव्स। कैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ने यूरोसेंट्रिक नरेटिव को काउंटर किया है, बताना है। चलिए बताते हैं। अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक डिफाइनिंग फीचर है इज इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस टू यूरोसेंट्रिक नरेटिव्स, यूरोसेंट्रिक नरेटिव्स को का विरोध, उसका विरोध जो है इनका एक मेन फीचर है। दैट जस्टिफाइड एम्पायर, जो जस्टिफाई करता था एम्पायर को, ये यूरोसेंट्रिक जो नरेटिव था, कहता था नहीं वो गुलाम बनाना जरूरी है, नहीं तो आप इंसान कैसे बनेंगे। कॉलोनियल टेक्स्ट ऑफन डिपिक्टेड, कॉलोनियल टेक्स्ट अक्सर डिपिक्ट करता है कॉलोनाइज्ड पीपल, कॉलोनाइज्ड लोगों को, एज प्राइमेटिव एंड वॉइसलेस, प्राइमेटिव जंगली या सभ्य, वॉइसलेस जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कहना क्या है। जबकि पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स रीराइट दीज रिप्रेजेंटेशंस, उन्होंने इन रिप्रेजेंटेशंस को रीराइट किया, रिक्लेमिंग एजेंसी, अपनी पहचान को, अपनी एजेंसी को रिक्लेम करने के लिए, वापस पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 का जो वर्क है, पोर्ट्रेज, वो पोर्ट्रे करता है अफ्रीका को एज साइलेंट, बिल्कुल शांत, डार्क बैकड्रॉप फॉर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, डार्क बैकड्रॉप फॉर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के लिए
डार्क बैकड्रॉप के रूप में। कहते हैं कि भाई वहाँ जाइए, आप उसकी खोज करिए और उनको इंसान बनाइए। ये कहते हैं कॉनराड किसमें, हार्ट ऑफ डार्कनेस में। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे इन कंट्रास्ट, चिनुआ अशेबेज थिंग्स फॉल अपार्ट प्रेजेंट्स द इग्बो वर्ल्ड फ्रॉम विथिन। वो इग्बो वर्ल्ड को अंदर से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हाईलाइटिंग इट्स सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी सामाजिक जटिलता को दिखाते हैं। क्रिटिकिंग कॉलोनियल डिसरप्शन, और कॉलोनियल डिसरप्शन को क्रिटिक भी करते हैं कि उन्होंने आके सब बर्बाद कर दिया। और जबकि कॉनरॉड क्या कहते हैं कि इनके पास कुछ है नहीं, आप जो है इनको दीजिए। और शिनुआ अशेबे ने जो सच बात बताई वो क्या, कि जो एक वो कल्चर था बड़ा समृद्ध था हर चीज़ में, लेकिन इन कॉलोनाइजर्स के आने के बाद में वो ध्वस्त हो गया। सिमिलरली इसी तरह से जीन राइस का जो वाइड सारगासो सी है रीराइट्स शार्लोट ब्रोंटेज जेन आयर। वो शार्लोट ब्रोंटे का एक वर्क है जेन आयर, उसको रीराइट करता है। गिविंग वॉइस टू बर्था मैसन, वो बर्था मैसन को एक नई आवाज़ देते हैं। द साइलेंस्ड क्रियोल वोमेन, जो कि एक साइलेंस्ड क्रियोल वोमेन है, जिसको आपके जेन आयर में बिल्कुल खामोश और बुद्धिहीन दिखाया गया है। एंड एक्सपोजिंग द रेशियल एंड जेंडर ऑपरेशन ऑफ द एम्पायर, और उन्होंने एक्सपोजिंग या किस्सों को कहिए और एक्सपोज करते हुए द रेशियल एंड जेंडर ऑपरेशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य के जेंडर ऑपरेशन को, यानी महिलाओं के साथ उनका कैसा व्यवहार था, कैसे उनको दबाव में रखते थे, पतन उनका कैसा हुआ इस दौरान, और रेशियल जो जातिगत पतन था वो कैसा था, वो सब दिखाया है इसमें। सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी का जो वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, यूजेज मैजिकल रियलिज्म, वो मैजिकल रियलिज्म का यूज करते हैं टू डिपिक्ट इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया के इतिहास को दिखाने के लिए, फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड, आज़ादी से बाद तक। प्रिविलेजिंग इंडिया इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स ओवर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, प्रिविलेजिंग इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स, इंडियन विचारों को ओवर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर प्रिविलेज लेते हुए। यानी उन्होंने दिखाया कि जो ये अंग्रेज हमें बता गए वैसे नहीं है, हमारी आज़ादी की लड़ाई शानदार रही। आगे देख लेते हैं। मोर ओवर ड्रेक वॉलकॉट्स ओमरस, ड्रेक वॉलकॉट का एक और वर्क है ओमरस, री इमेजिन, वो री इमेजिन करते हैं होमर से एपिक्स, होमर की एपिक्स को इन अ कैरिबियन कॉन्टेक्स्ट, कैरिबियन कॉन्टेक्स्ट में, ब्लेंडिंग क्लासिकल ट्रेडिशन को ब्लेंड करके विथ लोकल लैंडस्केप्स एंड वॉइसेस, लोकल लैंडस्केप और वॉइसेस को मिला करके, असर्टिंग, ये मानते हुए कि कल्चरल इक्वलिटी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए। थ्रो सच स्ट्रेटजीज, इस तरह की स्ट्रेटजीज से पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने राइट बैक किया, काउंटर किया टू द एम्पायर, साम्राज्यवाद पर, अंडरमाइंग यूरोसेंट्रिक अथॉरिटी, और यूरोसेंट्रिक अथॉरिटीज को अंडरमाइन किया, एंड रीस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को इन्होंने उनकी डिग्निटी को फिर से रिस्टोर किया, उनको वापस किया। ज़बरदस्त ईयर हैं ये आपके कॉलोनियल, जो आप 1900 की शुरुआत से देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो लिटरेचर है वो ज़बरदस्त लिखा गया है। आपको असल इंसान समझ में आ जाएगा कि कॉलोनाइज़र इंसान थे या कॉलोनाइज्ड जो थे वो इंसान थे। और जब आप उसको पढ़ पाएंगे तो जानेंगे कि जो कॉलोनाइज थे ना वो असल में इंसान थे, जो कॉलोनाइज़र थे वो एक बीस्ट थे, जिनको W.B. यीट्स ने रफ बीस्ट कहा है अपनी द सेकेंड कमिंग में, कि वो आने वाला है और आ चुका था। कॉलोनियल एज जो है उन्हीं की देन है, जितना उसमें कत्लेआम हुआ, जितने क्या कहें उसको, नृशंस हत्याएं की गई हैं, और बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ कि जिसको आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते किसी के सामने। चलिए, उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। LT ग्रेड की तैयारी के लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स और वीडियोस आपके लिए तैयार किए हुए हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, बिल्कुल सिस्टमाइज ढंग से आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट से पूरा फ़ायदा उठाइए। और भाई लाइक शेयर ज़्यादा करिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।